चार्ज के अनुसार नहीं होकर ट्रायल चलेगा, चार्ज वहाँ पे इंड हो जाएगा और ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप अपनी गलती को प्ली कर लेते हैं तो आपको कन्विक्शन होगा, नहीं तो एक्विटल होगा चार्ज के सेंस में। अप टू सेक्शन 248 क्लॉज 2 में आफ्टर द एक्यूज इज कन्विक्टेड यूज दिस सेक्शन टू राइट दैट जजमेंट इज पोस्टपोन्ड टू हियर द एक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एज पर सेक्शन 248 of CRPC. 291 clause identification report of the executive magistrate for the TIP conducted by him directly admissible under this section. Section 291A में एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो होता है वो टेस्ट एडिक्वेशन पैरेड के द्वारा डायरेक्टली एडमिसेबल है। 291 सेक्शन 1 में 291A में एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, SDM हो, DM हो, चाहे ADM हो, इसको पावर दिया गया है कि वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड कर सकते। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड करने का पावर किसको दिया गया? एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ना कि जुडिशरी मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 293 रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट लाइक केमिकल एग्जामिनर्स टू आर डायरेक्ट एडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन। देखिए, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशरी मजिस्ट्रेट में अंतर क्या होता है? एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब है कार्यपालिका, माने कार्यपालिका मजिस्ट्रेट होता है। तो कार्यपालिका में सबसे ऊपर में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके नीचे क्या होता है? ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके नीचे क्या होता है? SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इन लोग को पावर दिया गया है ओनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को फॉलो करना। जस्टिस विल बी कंक्लूसिव एविडेंस, आपको कंक्लूसिव जस्टिस देना होगा। DM, ADM, SDM को इतना ही पावर है कि वो कोई तजिया निकल गया, उसका एक CRPC में एक छोटा छोटा एक लॉ बना हुआ, जो सेक्शन बना हुआ, उसी सेक्शन को यूज करता है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DM और कलेक्टर में डिफरेंस होता है। रेवेन्यू, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उसको हम कलेक्टर के रूप में काम करते हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स रूप में काम करते हैं तो उसको DM के रूप में काम किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार में दोनों में डिफरेंट होता है, लेकिन काम तो दोनों सेम ही है। CRPC के अंतर्गत वो आए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आए कलेक्टर। तो दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को जाना है। और एक इधर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन्स होता है जो कोर्ट में होते हैं, जो जैसे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CGM। अब सब मजिस्ट्रेट का अलग अलग पावर होता है, सब कोर्ट के अलग अलग पावर होते हैं। तो CGM को पावर क्या है? चीफ जस्टिस को 7 साल का सज़ा सुनाने का पावर है। सेशन कोर्ट को डेथ इम्प्रिजनमेंट देने का पावर है, मृत्यु दंड देने का पावर है, कैपिटल पनिशमेंट सुना सकते हैं। और उसको लिए प्रायर परमिशन लेना होगा हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से जब तक कन्फर्मेशन नहीं होगा तब तक वो डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अब उसके बाद आप उसी को रिवीजन में जाइए, PI फाइल कीजिए, वो अलग मैटर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना है, फिर आप उसको लिए फाइल कर सकते हैं। सबका अपना अपना अलग कॉन्सेप्ट है। 293 हमें बताता है रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट लाइक chemical examiner are directly admissible under this section. अब आइए सेक्शन 313 में बताया यूज दिस इज डिफेंस स्टोरी द एक्यूज हैज बीन पर्सनली एग्जामिंग अंडर सेक्शन 330 ऑफ CRPC एंड ही डिस्पोज दैट। डिफेंस स्टोरी, इसमें क्या होता है? सेक्शन 330 में डिफेंस का स्टोरी, एक्यूज का स्टोरी लिखा जाता है अपने बचाव में। एक्यूज जो होता है, जो एक्यूज है, वो अपने सेक्शन 330 CRPC में डिफेंस का स्टोरी का पर्सनली एग्जामिन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, री एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होता है उसके बारे में। 357 यूज दिस सेक्शन इज ऑपरेटिव पार्ट वाइल अवॉर्डिंग कंपनसेशन टू द विक्टिम। विक्टिम को कंपनसेशन के लिए ऑपरेटिंग पार्ट को भी डील करता है। सेक्शन 360 CRPC में बताता है use this in hearing in the accused on sentence to write that he has not been given the benefit of section 360
बिकॉज सो एंड एज रीजन्स। सेक्शन 428 CRPC में बताया यूज दिस इज ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट टू सेट ऑफ द टर्म ऑफ सेंटेंस अवॉर्डेड अगेंस्ट द सेंटेंस ऑलरेडी सर्व्ड। सेक्शन 437A CRPC में बताया यूज दिस इज ऑपरेटिव पार्ट टू राइट दैट द accused has executed bail bond with surety to appear before the appellate court. Such bond will remain valid for a month. अभी नया BNSS में बॉन्ड को दो भाग में डिवाइड किया है, विदाउट श्योरिटी और विथ श्योरिटी। आपको श्योरिटी पे भी छोड़ा जाएगा और विदाउट श्योरिटी पे भी छोड़ा जाएगा। उसके बाद 468 से 473 बार ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बार ऑफ लिमिटेशन, बार का जो लिमिटेशन होता है उसको हम डील करते हैं। ये आपको जजमेंट राइटिंग से डायरेक्ट इंटरलिंक करता है। अगले वीडियो में हम IPC इंडियन पिनल कोड 1860 में बताएंगे कौन कौन सा सेक्शन जजमेंट राइटिंग से डायरेक्ट लिंक करता है। देखिए, जजमेंट राइटिंग को समझना है तो आपको कौन कौन से सेक्शन जो इम्पोर्टेंट्स है, जो बार बार यूज किए जाते हैं जजमेंट राइटिंग में, जैसे FIR हो गया। FIR का सेक्शन किस में 154 में FIR लॉज होता है, तो आप किस प्रकार से आप अब नया कानून में BNSS में 173 में FIR लॉन्च करते हैं। तो उसका जो पहले जीरो FIR का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन नए BNSS में आपको जीरो FIR का कॉन्सेप्ट दिया गया। इस प्रकार आपको कुछ चेंज आते हैं, उसको बार बार स्टडी करना है। और आपको जजमेंट राइटिंग तभी बनेगा जब आपको हर एक सेक्शंस के बारे में जानकारी होगा, क्योंकि जजमेंट राइटिंग CRPC, IPC, CPC, एविडेंस, जितने भी एक्ट है, कानून है, वो सबसे इंटरलिंक करता है। तब जाके आपको जजमेंट राइटिंग क्लियर समझ में आएगा। अब जैसे मान लें कि बॉडी से संबंधित जो भी ऑफेंस होता है, फिजिकली ऑफेंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित जो ऑफेंस होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी से जो संबंधित जो ऑफेंस होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगले वीडियो में हम आप IPC के इम्पोर्टेंस पार्ट्स को बताएंगे जो जजमेंट राइटिंग से डायरेक्ट इंटरलिंक करता है, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डील करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट करें। डेट्स ऑल।